हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोब फोटोशॉप सीसी के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रिक के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी अभी एडोब फोटोशॉप सीसी इंस्टॉल किए हैं तो आपको इसकी जो बेसिक सिलेक्शन है उसके बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप जब भी उस सॉफ्टवेयर पे कोई काम करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा टूल्स कब और कैसे यूज करनी है, जिससे आप उसे काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप सीसी कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे जगहों पे यूज होती है। जैसे फोटोग्राफिक के लिए यूज कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, होर्डिंग बना सकते हैं। और अगर बात करें मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग की, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की या फिर वेबसाइट डिजाइन करने की, तो ये डिजाइनिंग के लिए काफ़ी काम आता है। और इसीलिए आईटी इंडस्ट्रीज में भी इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी आप इसे किस पर्पस में यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, और इसलिए इसे ऑपरेट करने के लिए जर्नली कुछ बेसिक आइडिया होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम एडोब फोटोशॉप सीसी पे जाकर देख लेते हैं इसे प्रोफेशनल और बिल्कुल सही तरीके से कैसे ऑपरेट करनी है। तो अब मैं यहाँ एडोब फोटोशॉप सीसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन होते ही इसका इंटरफेस कुछ इस तरह खुल चुका है और लेफ्ट साइड पे ये टूल बार होती है और राइट साइड पे ये कुछ पैनल्स दी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके इंटरफेस को आप अपने मुताबिक भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ किसी तरह का कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या कर लेते हैं। जैसे ये लेयर पैनल को बड़ा करना है या छोटा करना है, या प्रॉपर्टीज पैनल को बड़ा करना है या छोटा करना है, या कलर पैनल को बड़ा करना है या छोटा करना है, या किसी पैनल को एक साथ इस तरह जोड़ देना है, या यहाँ से किसी पैनल को कट कर लेनी है, या लेफ्ट साइड के ये टूल बार को राइट साइड करनी है और राइट साइड के ये सारे पैनल्स को लेफ्ट साइड करनी है, या यहाँ पे ये जितनी भी पैनल्स है ये सारे पैनल्स को स्मॉल करनी है। तो स्मॉल करने के लिए यहाँ पे ये जो डबल एरो का आइकॉन दिख रहा है इस पे क्लिक करनी है। तो क्लिक करते ही ये पैनल्स स्मॉल हो चुकी है। और अब यहाँ ये जो टूल बार है ये टूल बार को डबल कॉलम करनी है। तो डबल कॉलम करने के लिए इसी एरो पे टैप करनी है। तो टैप करते ही डबल कॉलम हो चुकी है। या यदि इसे सिंगल कॉलम करनी है तो इसी पे क्लिक कर लेनी है। तो क्लिक करते ही ये सिंगल कॉलम हो चुकी है। तो इसी तरह से ये पैनल्स को भी मैं लार्ज कर लेता हूँ। तो अब ये लार्ज हो चुकी है। यानी इस तरह से आप अपने इंटरफेस को अपने मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। और अब यहाँ विंडो पे जाकर ये वर्क स्पेस पे जाना है और यहाँ न्यू वर्क स्पेस पे टैप करके ये वर्क स्पेस को सेव कर लेनी है। यानी अपने इंटरफेस को सेव कर लेनी है। या यदि आप चाहते हैं कि ये वर्क स्पेस को हमें रीसेट करनी है तो भी कर सकते हैं। तो रीसेट करने के लिए यहाँ ये रीसेट पे टैप करनी है। तो टैप करते ही ये दोबारा से रीसेट हो चुकी है। यानी कंपनी की जो सेटिंग रहती है उसी तरह हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने इंटरफेस को डिजाइन कर सकते हैं, या फिर दोबारा रीसेट करनी हो तो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ ये फाइल पे जाना है और यहाँ ये न्यू फाइल पे टैप कर लेनी है। तो टैप करते ही ये कुछ इस तरह खुल चुका है। तो अब सबसे पहले यहाँ अपने फाइल का नाम सिलेक्ट कर लेनी है, ताकि आप इस फाइल को क्रिएट करने के बाद जब भी सेव करें तो आपको ये फाइल अपने हार्ड ड्राइव में खोजने में आसानी हो। और अब यहाँ ये तय करनी है आप क्या डिजाइन करने वाले हैं और फाइल का साइज क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप फाइल का साइज सही नहीं लेते हैं और डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं, फिर बाद में उसे बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो वो खराब हो जाएगा। क्योंकि ये एक रास्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें साइज एक्यूरेट लेनी पड़ती है। जैसे कि वेबसाइट डिजाइन करनी हो,
मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करनी हो या बैनर बनाना हो, तो बैनर बनाने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के साइज को, यानी जो भी चीज डिजाइन करनी हो अपने रिक्वायरमेंट के साइज को आप गूगल से भी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे भी आपको फोटोशॉप की तरफ से ये काफी सारा प्रीसेट साइज मिल जाती है। जैसे यूज पेपर बनाना हो, इंटरनेशनल पेपर बनाना हो, फोटो बनाना चाहते हैं, वेबसाइट डिजाइन करनी हो, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करनी हो या फिर फिल्म एंड वीडियो साइज लेनी हो, यानी यहाँ पे भी ये काफी सारा साइज मिल जाता है जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं ये वेबसाइट पे टाइप कर लेता हूँ। तो टाइप करते ही ये 800 बाय 600 पिक्सल की कैनवास साइज आ चुकी है, यानी इसकी जो विड्थ है वो 800 पिक्सल है और जो हाइट है वो 600 पिक्सल है, यानी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए ये स्टैंडर्ड साइज है। और साथ ही यहाँ पे भी वेबसाइट से रिलेटेड ये काफी सारा साइज मिल जाता है जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। लेकिन इसे मैं चेंज नहीं करता हूँ बल्कि इसी को रहने देता हूँ और यहाँ ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ओके पे क्लिक करते ही ये वर्क एरिया पे 800 बाय 600 पिक्सल की कैनवास साइज आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यदि आप इसकी साइज को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम इन करने के लिए कंट्रोल+ टाइप करनी है और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल- टाइप करनी है। तो कंट्रोल- टाइप करते ही जूम इन हो चुकी है। तो इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यदि जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आप जो भी डिजाइन करेंगे तो डिजाइन बनाने के बाद यहाँ देखना है ये 100% में रहनी चाहिए। जैसे अभी ये 50% है, यानी इसकी जो साइज है वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें डिजाइन बनाने के बाद इसे जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो पिक्सेलेट होगा, क्योंकि ये एक रास्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए डिजाइन बनाने के बाद इसे 100% में रखनी है। तो चलिए अब इसमें कोई डिजाइन बना लेते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये काफी सारा टूल्स है जिसकी मदद से हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें इस लेयर पे कोई डिजाइन बनानी है तो इस लेयर पे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज बनानी पड़ती है जो सब एक दूसरे से अलग रहती है, जिसे हम अपने मुताबिक ट्रांसफॉर्म करते हैं, मूव करते हैं, या अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे डिलीट कर देते हैं। जैसे हमें इस लेयर पे थोड़ा शेडो चाहिए तो शेडो के लिए ये ग्रेडियंट टूल पे जाकर इस तरह से यहाँ थोड़ा शेडो ले लेते हैं और अब हमें इस शेडो को ये मूव टूल की मदद से इसे मूव करनी है। तो ये मूव नहीं होगा, या इसे डिलीट करनी है तो इसे डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ इस लेयर पे ही काम कर चुका हूँ जिसमें अब कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिसेंटली अगर आप कुछ करते हैं तो Ctrl+Alt+Z से बैक हो सकते हैं अगर रिसेंटली किए हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम जो भी डिजाइन बनाते हैं उसे ट्रांसफॉर्म करना हो, मूव करना हो या डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए रिसेंटली तय नहीं होती है, इसलिए इस लेयर पे हमें कोई काम नहीं करना है, बल्कि यहाँ से हमें ये क्रिएट ए न्यू लेयर पे टाइप करके टाइम टू टाइम न्यू लेयर लेते रहनी है और इसी पे काम करना है। जैसे अब मैं इस लेयर पे थोड़ा शेडो ले लेता हूँ और अब अगर इसे ट्रांसफॉर्म करनी है या मूव करनी है तो इस मूव टूल की मदद से हम इस लेयर को इस तरह मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम टाइम टू टाइम ये क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करके न्यू लेयर ले सकते हैं और इस पे काम करके इसे मूव भी कर सकते हैं। या अगर हमें यहाँ से किसी लेयर को डिलीट करनी है तो उस लेयर पे क्लिक करके ये डिलीट लेयर पे टाइप करनी है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर लेनी है। तो ओके पे क्लिक करते ही वो लेयर डिलीट हो जाती है। तो ये तो हम समझ लिए लेयर के बारे में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं शेप टूल के बारे में और यहाँ कोई शेप बना लेते हैं।
लेकिन शेप बनाने के लिए यहाँ हमें कोई लेयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेप टूल से हम जो भी डिजाइन बनाते हैं वो भी एक लेयर है। तो इसके लिए हमें इस शेप टूल पे जाकर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग शेप सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे ये रेट एंगल शेप मिल जाती है, राउंड रेट एंगल मिल जाती है, इलिप्स मिल जाती है, पोलेगन मिल जाती है, लाइन टूल मिल जाती है और कस्टम शेप टूल मिल जाती है। यानी यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस रेट एंगल शेप को सिलेक्ट करके यहाँ टाइप कर लेता हूँ, तो टाइप करते ही ये क्रिएट रेट एंगल विंडो ओपन हो चुकी है। और अब यहाँ अपने अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर लेनी है। यानी हम जो शेप बनाने वाले हैं उसकी विड्थ और हाइट क्या रखनी है। तो ये जो विड्थ है इसे मैं 200 पिक्सल कर देता हूं और ये हाइट भी 200 पिक्सल कर देता हूं। और अब यहां ओके पे क्लिक कर लेता हूं। तो ओके पे क्लिक करते ही ये 200 बाय 200 पिक्सल साइज की एक स्क्वायर शेप बन चुकी है। और साथ ही यहां राइट साइड पे ये प्रॉपर्टीज पैनल भी ओपन हो चुकी है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। यानी इस पैनल में इस शेप से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे विड्थ, हाइट, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, कलर, स्ट्रोक, स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक टाइप, ये सारी ऑप्शन मिल जाती है। और इसी की मदद से आप वर्क टाइम में भी इस शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हमें इसकी विड्थ 600 करनी है, तो 600 स्क्वायर के लिए इस विड्थ पे क्लिक करके 600 पिक्सल टाइप कर लेनी है। तो टाइप करते ही इसकी विड्थ 600 पिक्सल हो चुकी है। और अब इसकी हाइट भी 300 स्क्वायर करनी है। तो ये हाइट पे क्लिक करके 300 टाइप कर लेनी है। तो टाइप करते ही इसकी हाइट 300 स्क्वायर हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसकी विड्थ और हाइट को वर्क टाइम में भी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की। तो एक्स डायरेक्शन जो होता है वो इस पूरे लेयर के ये स्टार्टिंग पॉइंट से इस शेप की स्टार्टिंग पॉइंट तक जो गैपिंग एरिया है, और जो वाई डायरेक्शन होता है वो इस पूरे लेयर के हाइट की स्टार्टिंग पॉइंट से इस शेप की स्टार्टिंग पॉइंट तक जो गैपिंग एरिया है उसे वाई डायरेक्शन कहते हैं। और अब यदि हमें एक्स डायरेक्शन 100 पिक्सल करनी है, तो यहाँ एक्स डायरेक्शन पे क्लिक करके 100 पिक्सल टाइप कर लेनी है। तो टाइप करते ही एक्स डायरेक्शन 100 पिक्सल हो चुकी है। यानी इस लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट से इस शेप की स्टार्टिंग पॉइंट तक जो गैपिंग एरिया है वो 100 पिक्सल हो चुकी है। और अब हमें ये वाई डायरेक्शन 50 पिक्सल करनी है। तो इसी तरह वाई डायरेक्शन पे क्लिक करके 50 टाइप कर लेनी है। तो टाइप करते ही वाई डायरेक्शन भी 50 पिक्सल हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम इस शेप में कलर की। जैसे हमें इसकी कलर चेंज करनी है, तो कलर चेंज करने के लिए ये कलर बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से अपने मुताबिक कलर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं ये पिंक पे टाइप कर लेता हूँ, तो टाइप करते ही इसकी कलर पिंक हो चुकी है। या मैं ग्रीन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये ग्रीन हो चुकी है। यानी यहाँ से आप अपने मुताबिक किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। या यदि आप इस शेप के लिए एक न्यू कलर क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो न्यू कलर क्रिएट करने के लिए यहाँ राइट साइड पे ये जो कलर पिकर है इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर क्रिएट कर लेनी है। जैसे यहाँ हमें हल्का पिंक कलर चाहिए, तो हल्का पिंक के लिए यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है इस पे प्रेस करके ये हल्का पिंक पे ले जानी है। तो पिंक पे ले जाते ही अब आप देख सकते हैं यहाँ ये न्यू कलर बॉक्स पे हल्का पिंक हो चुका है। और अब यहाँ से इस तरह अपने मुताबिक एक न्यू कलर क्रिएट कर लेनी है और यहाँ ओके पे क्लिक कर लेनी है। तो ओके पे क्लिक करते ही इस शेप में हल्का पिंक हो चुका है। अब हमें इस शेप के चारों तरफ यानी आउटर साइड में बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर के लिए
ये सेफ स्ट्रोक पे जाना है और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग उसी तरह कलर सेलेक्ट कर लेनी है। या यदि आप इस स्ट्रोक के लिए भी एक न्यू कलर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसी तरह ये कलर पिकर पे जाकर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ ओके पे क्लिक करनी है। तो ओके पे क्लिक करते ही इस सेफ के चारों तरफ स्ट्रोक लग चुकी है। लेकिन यदि आप इस स्ट्रोक विड्थ को कम या बेसी करना चाहते हैं तो कम या बेसी करने के लिए यहाँ ये स्ट्रोक विड्थ मिल जाती है। यानी यहाँ से आप अपने मुताबिक स्ट्रोक विड्थ को कम या बेसी कर सकते हैं। जैसे अभी इस शेप में जो स्ट्रोक विड्थ है वो 3pt है, यानी 3 पिक्सल है। लेकिन यहाँ पे हमें 3 पिक्सल नहीं 10 पिक्सल करनी है। तो इस पे सिंपली क्लिक करके 10pt टाइप कर लेनी है। तो टाइप करते ही इस शेप की स्ट्रोक विड्थ 10 पिक्सल हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस स्ट्रोक विड्थ को कम या बेसी कर सकते हैं। लेकिन इससे इस शेप की विड्थ और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे इस शेप के लिए हमने जो 600 पिक्सल विड्थ और 300 पिक्सल हाइट ले रखा था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। यानी अभी जो इस शेप की ओवरऑल एरिया है वो अंदर का ये फिल एरिया विड्थ 590 पिक्सल है और 10 पिक्सल बॉर्डर है, यानी 600 पिक्सल ही है। इसी तरह हाइट 290 पिक्सल है और बॉर्डर 10 पिक्सल है। तो हाइट टोटल 300 पिक्सल ही है। यानी आप इस शेप का जो विड्थ और हाइट सेलेक्ट करते हैं उसमें स्ट्रोक लगाने के बावजूद भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, बल्कि आप जो शेप का मेजरमेंट सेलेक्ट करते हैं उसी में ये बॉर्डर भी ऐड हो जाता है। और यदि आप इस बॉर्डर को डिजाइन करना चाहते हैं तो बॉर्डर डिजाइन करने के लिए यहाँ पे ये जो स्ट्रोक टाइप है इस पे क्लिक करनी है। तो क्लिक करते ही ये 3 टाइप स्ट्रोक मिल जाती है। जैसे पहला ये सॉलिड स्ट्रोक और दूसरा ये डैश डैश स्ट्रोक और तीसरा ये डॉट डॉट स्ट्रोक। यानी यहाँ से आप अपने मुताबिक स्ट्रोक टाइप भी चेंज कर सकते हैं। और यदि आप इस डॉट की साइज को कम या बेसी करना चाहते हैं तो बेसी करने के लिए यहाँ पे ये जो डैश लेंथ का ऑप्शन है इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डैश साइज सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 टाइप कर लेता हूँ तो 2 टाइप करते ही अब आप देख सकते हैं इस डॉट की लेंथ बढ़ चुकी है। और अब यदि आप इस डॉट की गैपिंग एरिया कम या बेसी करना चाहते हैं, यानी इस डॉट की एंड पॉइंट से इस डॉट की स्टार्टिंग पॉइंट तक जो गैपिंग एरिया है इसे कम या बेसी करना है, तो कम या बेसी करने के लिए ये गैप लेंथ पे क्लिक करनी है और यहाँ से अपने मुताबिक एरिया सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके 4 टाइप कर लेता हूँ तो 4 टाइप करते ही इसकी गैपिंग एरिया बढ़ चुकी है। और यदि 1 टाइप कर लेता हूं तो 1 टाइप करते ही अब आप देख सकते हैं इसकी गैपिंग एरिया कम हो चुकी है। यानी इस तरह से आप इस डॉट की लेंथ या गैपिंग एरिया कम या बेसी कर सकते हैं। और इसी तरह इस डैश में भी लेंथ या गैपिंग एरिया अपने मुताबिक कम या बेसी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ रेक्ट एंगल शेप की विड्थ, हाइट, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, कलर, स्ट्रोक, स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक टाइप, स्ट्रोक लेंथ और स्ट्रोक गैप। लेकिन अब अगर हमें इस शेप में कोई कलर नहीं चाहिए तो ये कलर बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से ये नो कलर पे टाइप कर लेनी है। तो टाइप करते ही अब आप देख सकते हैं इसकी जो कलर थी वो ब्लैंक हो चुकी है। या अब यदि आप इसमें कलर चाहते हैं तो यहाँ से उसी तरह कलर सेलेक्ट कर लेनी है। यानी इस तरह से आप रेक्ट एंगल शेप को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम राउंड रेक्ट एंगल टूल की। तो राउंड रेक्ट एंगल टूल के लिए इस शेप पे जाना है और यहाँ से ये राउंड रेक्ट एंगल टूल पे क्लिक करके यहाँ टैप करनी है।
तो टाइप करते ही यहाँ क्रिएट राउंड रेट एंगल का विंडो ओपन हो चुका है। तो इसमें भी उसी तरह अपने अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं 400 पिक्सल विड्थ और 400 पिक्सल हाइट टाइप करके ओके कर लेता हूं। तो ओके करते ही ये 400 पिक्सल विड्थ और 400 पिक्सल हाइट की एक राउंड रेट एंगल शेप बन चुकी है और साथ ही यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज भी आ चुकी है जो रेट एंगल शेप के लिए मैंने सिलेक्ट कर रखा था। और अब अगर हमें इस राउंड रेट एंगल शेप में कुछ चेंज करनी है, जैसे विड्थ, हाइट, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, कलर, स्ट्रोक विड्थ या फिर स्ट्रोक टाइप, तो ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरह चेंज कर सकते हैं जैसे रेट एंगल शेप में कर चुके हैं। इसलिए हमें इस शेप में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बल्कि हम इस शेप में बात करेंगे कॉर्नर रेडियस की, जो इसमें एक्स्ट्रा है। यानी इस शेप में ये जो 4 कॉर्नर दिख रही है, जैसे लेफ्ट कॉर्नर से टॉप कॉर्नर तक जो स्पेस है, उसी तरह टॉप कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक और राइट कॉर्नर से बटन कॉर्नर तक और ये बटन कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक जो राउंड स्पेस है, इसी को हम अपने मुताबिक मैनेज करेंगे। तो इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पे ये 4 कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हमें लेफ्ट कॉर्नर से टॉप कॉर्नर तक जो रेडियस है इसे चेंज करनी है, यानी अभी जो इसकी रेडियस है वो अभी 10 पिक्सल है और अब अगर हमें इस कॉर्नर को कम या बेसी करनी है तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर रेडियस है इस पे टैप करनी है और अपने अकॉर्डिंग रेडियस सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अभी इसकी रेडियस 10 पिक्सल है, लेकिन मैं इसमें 20 पिक्सल टाइप कर लेता हूं। तो टाइप करते ही अब आप देख सकते हैं ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर 20 पिक्सल हो चुकी है। इसी तरह लेफ्ट कॉर्नर से बटन कॉर्नर भी 20 पिक्सल करनी है। तो ये लेफ्ट बटन कॉर्नर पे क्लिक करके 20 पिक्सल टाइप कर लेनी है। तो टाइप करते ही ये भी 20 पिक्सल हो चुकी है। और अब अगर ये बटन कॉर्नर से राइट कॉर्नर 0 पिक्सल चाहिए तो ये बटन राइट कॉर्नर पे क्लिक करके 0 टाइप कर लेनी है। तो 0 टाइप करते ही अब आप देख सकते हैं ये कॉर्नर स्क्वायर हो चुकी है, यानी 0 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कॉर्नर को कम या बेसी कर सकते हैं। या अब आप चाहते हैं कि ये सारा कॉर्नर में एक साथ 10 पिक्सल बढ़ानी है, तो सारा कॉर्नर में एक साथ 10 पिक्सल बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये जो रेडियस बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करके इसे ऑन कर लेनी है। तो ये ऑन होते ही अब आप इस चारों कॉर्नर को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, यानी चारों कॉर्नर को एक साथ कम या बेसी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर 20 पिक्सल है और लेफ्ट बटन कॉर्नर 20 पिक्सल है और ये राइट बटन कॉर्नर 0 पिक्सल है और राइट टॉप कॉर्नर 10 पिक्सल है। तो अब हमें ये चारों कॉर्नर पे एक साथ 10 पिक्सल बढ़ानी है। तो 10 पिक्सल बढ़ाने के लिए यहाँ किसी एक पे ही क्लिक करनी है। जैसे मैं ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्लिक करके 20 के जगह 30 पिक्सल टाइप कर लेता हूँ। तो 30 टाइप करते ही अब आप देख सकते हैं ये चारों कॉर्नर में 10-10 पिक्सल बढ़ चुकी है। जैसे ये 20 पिक्सल थी तो 30 हो चुकी है, इसी तरह ये भी 20 थी तो ये भी 30 हो चुकी है और ये 0 पिक्सल थी तो ये 10 पिक्सल हो चुकी है और ये 10 पिक्सल थी तो 20 पिक्सल हो चुकी है। यानी ये चारों कॉर्नर में एक साथ 10 पिक्सल रेडियस बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग एक साथ भी चारों कॉर्नर के रेडियस कम या बेसी कर सकते हैं और एक राउंड रेट एंगल शेप को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ राउंड रेट एंगल शेप। तो अब बात करेंगे हम इस शेप में ये इलिप्स टूल की। तो इलिप्स टूल के लिए इस पे सिंपली क्लिक करके यहाँ टाइप करनी है। तो टाइप करते ही ये क्रिएट इलिप्स का विंडो ओपन हो चुका है और अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है,
अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो इसकी जो विड्थ और हाइट होगी वो सेम रखनी है, क्योंकि अगर आप विड्थ और हाइट सेम नहीं रखते हैं तो वो सर्कल नहीं बनता है। जैसे रेक्टेंगल शेप में अगर आप विड्थ और हाइट सेम नहीं रखते हैं तो वो स्क्वायर नहीं बनता है। इसी तरह इलिप्स में भी अगर आप विड्थ और हाइट सेम नहीं रखते हैं तो वो सर्कल नहीं बनता है। इसलिए इसकी विड्थ और हाइट सेम रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी विड्थ 200 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल टाइप करके ओके कर लेता हूं, तो ओके करते ही अब आप देख सकते हैं 200 बाय 200 पिक्सल की इलिप्स बन चुकी है, यानी 200 बाय 200 पिक्सल की एक सर्कल बन चुकी है। और अब यहां से आप इसे अपने मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। यह भी रेक्टेंगल शेप की तरह बिल्कुल सेम है, जैसे विड्थ, हाइट, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, कलर, स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक टाइप, ये सभी को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इलिप्स। अब बात करेंगे हम इस शेप में ये पॉलीगन टूल की। तो इस पॉलीगन टूल के लिए इस पे क्लिक करके यहाँ टाइप करनी है। तो टाइप करते ही ये क्रिएट पॉलीगन विंडो ओपन हो चुका है। लेकिन ये क्रिएट विंडो उन सब शेप से थोड़ा अलग है। जैसे विड्थ और हाइट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर ऑफ साइड का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, यानी इस ऑप्शन की मदद से आप 3 टाइप शेप बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये 5 की जगह 3 टाइप कर लेते हैं और ये विड्थ और हाइट में अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके यहाँ से ओके पे क्लिक कर लेते हैं, तो ओके पे क्लिक करते ही ये ट्रायंगल शेप बन जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह अगर इस पे टाइप करके यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ 3 के जगह 4 टाइप कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये डायमंड शेप बन जाती है, या इसे आप स्क्वायर भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ इस पे टाइप करके यहाँ फिर से क्लिक करते हैं और 4 के जगह 5 टाइप कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये पॉलीगन शेप बन जाती है। यानी इस पॉलीगन टूल की मदद से आप ये 3 टाइप शेप बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पैनल पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अब अगर आप इन शेप में से किसी भी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए पहले इस शेप टूल पे क्लिक करके इसे एक्टिव करनी है, अगर एक्टिव नहीं है तो। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जिस टूल को एक्टिव कर लेते हैं वही टूल मेनू यहाँ ऊपर की तरफ शो करता है। जैसे अभी शेप टूल एक्टिव है तो यहाँ शेप मेनू शो कर रहा है। लेकिन अगर अभी हम किसी दूसरे टूल को एक्टिव कर लेते हैं, जैसे ये मूव टूल को एक्टिव कर लेते हैं, तो एक्टिव करते ही यहाँ पे ये मूव मेनू शो कर रहा है। इसी तरह अगर मार्की टूल एक्टिव कर लेते हैं तो मार्की मेनू शो कर रहा है। यानी यहाँ पे आप जिस टूल को एक्टिव करेंगे वही मेनू यहाँ ऊपर की तरफ शो करता है। इसलिए पहले इस शेप टूल को एक्टिव करनी है। अगर एक्टिव नहीं है तो ये एक्टिव होते ही अब यहाँ से आप जिस शेप को चाहे अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें ये रेक्टेंगल शेप में कुछ चेंज करनी है, तो चेंज करने के लिए पहले यहाँ पैनल से उस शेप को टिक करनी है जिसे चेंज करना है। तो हमें ये रेक्टेंगल शेप में कुछ चेंज करना है, इसलिए मैं इस शेप पे टिक कर लेता हूँ। और अब यहाँ शेप मेनू से हम इसे अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर चेंज करना है तो ये कलर पे क्लिक करके यहाँ से ये रेड कलर पे टाइप कर लेता हूँ, तो टाइप करते ही कलर चेंज हो चुकी है। या हमें यहाँ से कोई न्यू कलर क्रिएट करनी है तो भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें स्ट्रोक कलर चेंज करनी है तो इस पे क्लिक करके यहाँ से अपने मुताबिक स्ट्रोक कलर भी सिलेक्ट कर लेनी है। या यदि स्ट्रोक विड्थ चेंज करनी है तो इस पे टाइप करके स्ट्रोक विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। या फिर स्ट्रोक टाइप चेंज करनी है तो ये स्ट्रोक टाइप पे क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक टाइप भी चेंज कर सकते हैं। या यदि आप चाहते हैं कि इस शेप की विड्थ और हाइट ही चेंज करनी है
तो यहाँ से विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं इस शेप को सबसे ऊपर रखनी है, तो ऊपर रखने के लिए यहाँ पैनल पे जाकर इस पे प्रेस करनी है और यहाँ ऊपर ड्रॉप कर लेनी है। तो ड्रॉप करते ही अब आप देख सकते हैं ये रेड एंगल शेप सबसे ऊपर आ चुकी है। यानी इस तरह से आप वर्क टाइम में अपने मुताबिक किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। या अब आप यहाँ से किसी शेप को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेनी है और यहाँ डिलीट लेयर पे टाइप करके यहाँ यस कर लेनी है। तो यस करते ही डिलीट हो चुकी है। या यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से ये सभी लेयर को एक साथ डिलीट करनी है, तो एक साथ डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके यहाँ फर्स्ट शेप पे टाइप करके ये लास्ट शेप पे क्लिक कर लेनी है और यहाँ ये डिलीट लेयर पे टाइप करके यहाँ पे यस कर लेनी है। तो यस करते ही ये सारा शेप एक साथ डिलीट हो चुकी है। तो ये तो हुआ पॉलीगन। अब बात करेंगे हम इस शेप में ये लाइन टूल की। तो इस लाइन टूल के लिए इस पे सिंपली क्लिक करनी है और अब यहाँ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लाइन बना लेनी है। तो जैसे यहाँ हमें 90 डिग्री का एक वर्टिकल लाइन बनानी है, तो वर्टिकल लाइन बनाने के लिए यहाँ राइट क्लिक करके इस तरह ऊपर की तरफ ले जाना है। तो जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उसके साथ ये पॉपअप भी चल रहा है। यानी इस पॉपअप से आप इसकी डिग्री और लेंथ कितनी रखनी है ये इसमें देखकर एडजस्ट कर सकते हैं। या यदि आप शिफ्ट के साथ इसे ऊपर उठाते हैं तो ये खुद ब खुद 90 डिग्री का वर्टिकल लाइन बन जाता है। यानी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन जाता है। इसी तरह अगर राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये 0 डिग्री का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। या फिर अगर एंगल लाइन बनानी है तो एंगल लाइन बनाने के लिए यहाँ राइट क्लिक करके इसे एंगल के तरफ ले जाना है और इस पॉपअप से इसकी डिग्री और लेंथ कितनी रखनी है ये इस पॉपअप में एडजस्ट कर लेनी है। या यदि आप इसे शिफ्ट के साथ ऊपर करते हैं तो ये खुद ब खुद 45 डिग्री में एडजस्ट हो जाती है। यानी शिफ्ट के साथ अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। अगर बिना शिफ्ट के साथ इसे यूज करते हैं तो इसमें आप अपने मुताबिक एंगल यानी डिग्री एडजस्ट कर सकते हैं। और अब अगर इस लाइन की विड्थ को यानी थिकनेस को थोड़ा ज्यादा करना है तो भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थिकनेस थोड़ा ज्यादा करना है, ये हॉरिजॉन्टल शेप पे टाइप करनी है और अब यहाँ हाइट पे क्लिक करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग थिकनेस सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे 6 टाइप करके इंटर प्रेस करता हूँ तो इंटर प्रेस करते ही इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। इसी तरह अब ये वर्टिकल लाइन की भी थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो इस वर्टिकल लाइन की थिकनेस बढ़ाने के लिए इस शेप पे क्लिक करनी है और अब यहाँ ये विड्थ पे क्लिक करके यहाँ 10 टैप कर लेता हूँ। तो 10 टैप करते ही इसकी भी थिकनेस बढ़ चुकी है। यानी वर्टिकल लाइन है तो इसकी थिकनेस विड्थ से बढ़ानी है और यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी थिकनेस ये हाइट से बढ़ानी है। ये ध्यान रखना है। और अब यदि आप चाहते हैं इसकी कलर चेंज करनी है तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ कलर पे टाइप करनी है और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ से ये रेड कलर पे टाइप कर लेता हूँ तो टाइप करते ही इसकी कलर चेंज हो चुकी है। और अब यदि इस लाइन में स्ट्रोक लगानी है तो यहाँ पे ये स्ट्रोक पे जाना है और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग स्ट्रोक टाइप सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिलेक्ट करते ही स्ट्रोक भी लग चुकी है। और अब यदि इस स्ट्रोक की कलर चेंज करनी है तो ये स्ट्रोक कलर पे क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज कर लेनी है या फिर स्ट्रोक विड्थ चेंज करनी है तो ये स्ट्रोक विड्थ पे टाइप करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग स्ट्रोक विड्थ सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 के जगह 2 टाइप कर लेता हूँ तो 2 टाइप करते ही अब आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रोक विड्थ भी चेंज हो चुकी है। यानी इस तरह से आप इस शेप में
लाइन बना सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ लाइन टूल। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस शेप में ये कस्टम शेप टूल की। तो ये कस्टम शेप टूल के लिए इस पे क्लिक करनी है। तो क्लिक करते ही यहाँ ऊपर की तरफ मेनू में ये कस्टम शेप का ऑप्शन मिल जाता है। यानी इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ ये काफी सारा कस्टम शेप मिल जाती है जिसे हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करते हैं। जैसे यहाँ हमें ये इन्वेलप बनानी है तो इस पे क्लिक करके यहाँ इस तरह से इन्वेलप बना सकते हैं, या यदि हमें ये फ्लावर शेप चाहिए तो इस पे क्लिक करके फ्लावर शेप भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ से ये ग्रास शेप बनानी है तो ग्रास पे क्लिक करके यहाँ ग्रास शेप बना सकते हैं। लेकिन आप जब भी कस्टम शेप बनाया करें तो शिफ्ट प्रेस करके ही बनाया करें, क्योंकि इससे शेप की जो साइज होती है वो प्रॉपर्ली उतरती है। जैसे यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ एक एरो बना लेता हूं, तो एरो बनाने के लिए इस पे क्लिक करके यहाँ एरो पे टैप करनी है और यहाँ एरो बनाकर शिफ्ट प्रेस कर लेता हूं। तो शिफ्ट प्रेस करते ही इसकी जो साइज होती है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। इसलिए आपको जब भी कस्टम शेप बनानी हो तो शिफ्ट प्रेस करके ही बनाया करें, और साथ ही इन शेप को अपने मुताबिक यहाँ मेनू से उसी तरह कलर, स्ट्रोक विड्थ और स्ट्रोक टाइप भी दे सकते हैं, और यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो गूगल से भी कस्टम शेप लेकर उसे यहाँ ये सेटिंग पे जाकर यहाँ से ये लोड शेप का ऑप्शन से उसे ऐड भी कर सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट हो। यानी इस शेप टूल की मदद से आप कस्टम शेप बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, पोलेगन बना सकते हैं, इलिप्स बना सकते हैं, राउंड रेक्टेंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं। यानी ये 6 तरह के शेप बनाकर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे डिजाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ शेप टूल। अब बात करेंगे हम इसमें ये मूव टूल की। यानी इस मूव टूल की मदद से हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं उसे छोटा या बड़ा करना हो, मूव करना हो या फिर रोटेट करना हो, तो रोटेट करने के लिए मूव टूल का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये इन्वेलप को मूव करनी है, तो इसे मूव करने के लिए पहले हमें ये पैनल पे जाकर यहां से ये इन्वेलप पे टिक करनी है और इसमें अब राइट क्लिक करके इसे इस तरह मूव कर लेनी है। और अब यदि हमें इस एरो को मूव करनी है तो उसी तरह ये एरो पे क्लिक कर लेनी है और फिर इस पे राइट प्रेस करके मूव कर लेनी है। यानी यहाँ पे हमें जिस शेप को मूव करनी हो उसे इस पैनल से टिक करनी होती है और फिर मूव कर लेनी होती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बिना पैनल से टिक किए डायरेक्टली इन शेप को टाइम टू टाइम अपने मुताबिक मूव करनी है तो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ मेनू में जाना है और यहाँ पे ये जो ऑटो सेलेक्टेड का ऑप्शन दिख रहा है इस पे टिक करनी है और अब यहाँ ग्रुप के जगह लेयर पे टिक कर लेनी है। तो लेयर पे टिक करते ही अब यहाँ मूव करने के लिए पैनल पे टिक करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमें ये एरो को मूव करनी है तो इस पे सिंपली क्लिक कर लेनी है। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद पैनल पे भी टिक हो चुका है। यानी अब आप यहां से जिस शेप को मूव करना चाहते हैं उस पे सिंपली क्लिक कर लेनी है। जैसे हमें ये इन्वेलप को मूव करनी है तो इस पे सिंपली क्लिक करनी है और फिर राइट प्रेस करके इसे अपने मुताबिक मूव कर लेनी है। या यदि हमें ये फ्लावर को मूव करनी है तो इस पे क्लिक करनी है और फिर राइट प्रेस करके इसे मूव कर लेनी है। तो इस तरह से आप ऑटो सेलेक्टेड को टिक करके वर्क टाइम में किसी भी लेयर को अपने मुताबिक मूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मूव टूल में रोटेट या रीसाइज को देख लेते हैं। तो रीसाइज करने के लिए यहाँ पे ये जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन दिख रहा है इसे एक्टिव करनी है। यानी इस पे क्लिक करके इसे टिक कर लेनी है।
तो टिक करते ही यहाँ पे जो भी सेव एक्टिव थी, इसके चारों साइड ये छोटे छोटे स्क्वायर बनकर आ चुकी है, जो इसके साइज को दर्शाता है। यानी अगर हमें इसकी हाइट ऊपर की तरफ बढ़ानी है, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर पे प्रेस करके इसे ऊपर कर लेनी है, या हमें इसकी हाइट ऊपर से कम करनी है, तो इस पे प्रेस करके नीचे कर लेनी है। तो नीचे करते ही इसकी हाइट कम हो चुकी है, या हमें नीचे से इसकी हाइट बढ़ानी है, तो ये नीचे वाला स्क्वायर पे प्रेस करके नीचे की तरफ बढ़ा लेनी है, या कम करनी है तो इसे ऊपर कर लेनी है। इसी तरह अगर इसकी लेंथ राइट साइड से बढ़ानी है, तो ये राइट स्क्वायर पे प्रेस करके राइट साइड बढ़ा लेनी है, या लेफ्ट साइड से बढ़ानी है तो ये लेफ्ट स्क्वायर पे प्रेस करके लेफ्ट साइड बढ़ा लेनी है। या यदि आप चाहते हैं कि इसकी जो साइज है वो चारों साइड से एक्यूरेट बढ़े, तो चारों साइड से एक्यूरेट बढ़ाने के लिए ये चारों कॉर्नर के किसी भी एक कॉर्नर पे शिफ्ट के साथ प्रेस करनी है और इस तरह बढ़ा लेनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इसे शिफ्ट के साथ बढ़ाते हैं तो इसकी जो साइज है वो चारों साइड से एक्यूरेट बढ़ती है। और अब यदि इसे रोटेट करनी है, तो रोटेट करने के लिए जो माउस है, माउस को इसके साइड पे ले जाना है। तो साइड पे ले जाते ही इसकी जो लोकेशन है वो खुद ब खुद चेंज हो रही है। यानी राइट साइड से रोटेट करना चाहते हैं, या लेफ्ट साइड से रोटेट करनी है, या ऊपर से रोटेट करनी है, या नीचे से रोटेट करनी है, यानी जिस साइड से रोटेट करनी है उस साइड पे राइट प्रेस करके इसे इस तरह अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोटेट कर लेनी है। और अब यदि आप चाहते हैं कि ये जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स है इसे हटाना है, ये नहीं चाहिए, तो इसे हटाने के लिए ये मूव टूल पे फिर से टाइप करनी है और यहां से ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल में अनटिक कर लेनी है। तो अनटिक करते ही ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हट चुकी है। तो ये तो हुआ रीसाइज और रोटेट करने के बारे में। तो चलिए अब मैं इन शेप को डिलीट कर लेता हूं। तो ये डिलीट हो चुकी है। तो अब बात करेंगे हम इस मूव टूल पे ये अलाइनमेंट की, जो डिजाइन बनाने के लिए काफी रोल प्ले करती है और अभी डिसेबल है। तो इसके लिए पहले हमें ये शेप टूल पे जाना है और यहां से कुछ डिफरेंट शेप ले लेनी है। जैसे मैं ये कुछ शेप बना लेता हूं और अब यहां इस मूव टूल पे क्लिक कर लेनी है और यहां पैनल से ये सभी शेप को एक साथ सिलेक्ट कर लेनी है। तो एक साथ सिलेक्ट करने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करके ये फर्स्ट वाला शेप पे क्लिक करनी है और फिर ये लास्ट वाला शेप पे टाइप कर लेनी है। तो टाइप करते ही ये मल्टीपल शेप सिलेक्ट हो चुका है। यानी मल्टीपल शेप सिलेक्ट होते ही यहाँ पे ये अलाइनमेंट एनेबल हो चुकी है। जैसे यहाँ ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और यहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट है। यानी आपका शेप अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल से अलाइन करनी है, और यदि वर्टिकल है तो ये वर्टिकल से अलाइन करनी है। यानी यहाँ पे ये जो शेप मैं ले रखा हूं ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसे ये हॉरिजॉन्टल से अलाइन करनी है। जैसे हमें ये सारा शेप को सेंटर करनी है, तो सेंटर करने के लिए यहाँ पे ये सेंटर अलाइन पे क्लिक कर लेनी है। तो क्लिक करते ही ये सारा शेप एक दूसरे के सेंटर हो चुकी है। इसी तरह अगर ये सारा शेप को एक बराबर राइट साइड करनी है, तो ये राइट अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, और यदि लेफ्ट साइड करनी है तो ये लेफ्ट अलाइन पे क्लिक कर लेनी है। तो क्लिक करते ही ये सारा शेप बिल्कुल इक्वल लेफ्ट साइड हो चुकी है। यानी आपका शेप अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसे ये हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन कर सकते हैं। और यदि आप वर्टिकल शेप ले रखे हैं तो इसे ये वर्टिकल से अलाइन करनी है। जैसे मैं इस शेप को अभी वर्टिकल कर लेता हूं, तो वर्टिकल करने के लिए यहां से ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करता हूं और इसे इस तरह रोटेट करके वर्टिकल कर लेता हूं। और अब इस शो ट्रांसफॉर्म को अनचेक कर देता हूं। तो अनचेक करने के लिए इस मूव टूल पे क्लिक करनी है और यहां से
ये शो ट्रांसफॉर्म को अनचेक कर लेनी है। तो अब आप देख सकते हैं ये शेप वर्टिकल हो चुकी है। यानी अब हमें इस शेप को अलाइन करने के लिए ये वर्टिकल अलाइनमेंट से अलाइन करनी है। जैसे हमें इस शेप को सेंटर अलाइन करनी है तो ये सेंटर अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, और यदि बॉटम अलाइन करनी है तो ये बॉटम वर्टिकल पे क्लिक कर लेनी है, या फिर टॉप अलाइन करनी है तो ये टॉप वर्टिकल पे क्लिक कर लेनी है। तो टॉप वर्टिकल पे क्लिक करते ही ये सारा शेप वर्टिकल अलाइन हो चुकी है। यानी इस तरह से आप मल्टीपल शेप को हॉरिजेंटल अलाइन या वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम ये डिस्ट्रीब्यूट अलाइन की, यानी इस शेप में ये जो गैप एरिया है इसे अलाइन करने की। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आपका शेप वर्टिकल है तो उसे ये हॉरिजेंटल से अलाइन करनी है, और यदि हॉरिजेंटल है तो उसे वर्टिकल से अलाइन करनी होती है। जैसे अभी ये जो शेप है ये वर्टिकल है, इसलिए इसकी ये गैपिंग एरिया को अलाइन करने के लिए ये हॉरिजेंटल से अलाइन करनी है। तो जैसे मैं इसे ये लेफ्ट साइड कर देता हूँ और इसे राइट साइड कर देता हूँ, और अब ये पैनल से शिफ्ट के साथ प्रेस करके ये सभी शेप को सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये सिलेक्ट होते ही यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट अलाइनमेंट से अलाइन कर लेनी है। जैसे हमें सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ये सेंटर पे क्लिक कर लेनी है, और यदि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ये लेफ्ट पे क्लिक कर लेनी है, और यदि राइट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ये राइट पे क्लिक कर लेनी है। तो राइट पे क्लिक करते ही ये राइट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। लेकिन अगर आप हॉरिजेंटल शेप ले रखे हैं और उसके गैप एरिया को अलाइन करनी है तो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ये सभी शेप को हॉरिजेंटल कर लेता हूँ। तो हॉरिजेंटल करने के लिए ये शो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करनी है और इसे रोटेट करके हॉरिजेंटल कर लेनी है। लेकिन इसे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ और यहाँ से ये शो ट्रांसफॉर्म को भी हटा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये शेप हॉरिजेंटल हो चुकी है। तो अब मैं इसकी गैपिंग एरिया को अलाइन कर लेता हूँ। तो गैपिंग एरिया को अलाइन करने के लिए पहले मैं इसे टॉप कर लेता हूँ और इसे बॉटम कर लेता हूँ, और अब यहाँ पैनल से इन सभी शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करते ही यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ से इसकी गैपिंग एरिया अलाइन कर लेनी है। जैसे हमें सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ये सेंटर अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, या हमें टॉप डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ये टॉप अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, और यदि बॉटम डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ये बॉटम अलाइन पे क्लिक कर लेनी है। तो बॉटम अलाइन पे क्लिक करते ही ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। यानी इस तरह से आप मल्टीपल शेप में हॉरिजेंटल गैप या वर्टिकल गैप एरिया को अपने मुताबिक इस तरह अलाइन कर सकते हैं। या यदि आपके पास एक सिंगल शेप है और उसे अलाइन करनी है तो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ये शेप को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से एक सिंगल शेप बना लेता हूँ, और अब यहाँ इस मूव टूल पे क्लिक कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये अलाइन ऑप्शन एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल ए टाइप करके पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेनी है। तो एरिया सिलेक्ट होते ही यहाँ अलाइन ऑप्शन एनेबल हो चुकी है। यानी अब आप इस शेप को अलाइन कर सकते हैं। जैसे हमें इस शेप को लेफ्ट साइड करनी है तो ये लेफ्ट अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, और यदि राइट साइड करनी है तो ये राइट अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, या इसे मिडिल करनी है तो ये मिडिल अलाइन पे क्लिक कर लेनी है। इसी तरह अगर इसे टॉप करनी है तो ये टॉप अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, या बॉटम करनी है तो ये बॉटम अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, या फिर इसे सेंटर करनी है तो ये सेंटर अलाइन पे क्लिक कर लेनी है। तो सेंटर अलाइन पे क्लिक करते ही ये शेप सेंटर हो चुकी है। यानी इस तरह से आप मूव टूल में कंट्रोल ए टाइप करके ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर एक सिंगल शेप को भी अपने मुताबिक अलाइन कर सकते हैं। और अब यदि इस सिलेक्ट एरिया को अनसिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल डी टाइप कर लेनी है,
तो कंट्रोल डी टाइप करते ही ये एरिया अनसिलेक्ट हो चुकी है। या फिर आप चाहते हैं इस लेयर में एक सेपरेट एरिया सिलेक्ट करनी है और इस शेप को उस एरिया में अलाइन करनी है तो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल आर टाइप करके रूलर ऑन कर लेनी है और अब यहाँ से गाइड लेकर इस गाइड को अपने मुताबिक ड्रॉप कर लेनी है और फिर इस मार्किंग टूल पे क्लिक करके इस एरिया को सिलेक्ट कर लेनी है और अब यहाँ मूव टूल पे क्लिक करके यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट कर लेनी है यदि सिलेक्ट नहीं है तो, और अब यहाँ अलाइन से इसे अपने मुताबिक अलाइन कर लेनी है। जैसे हमें इस शेप को ये सिलेक्ट एरिया के सेंटर करनी है तो ये सेंटर अलाइन पे क्लिक कर लेनी है, या इसे हमें ये सिलेक्ट एरिया के लेफ्ट करनी है या राइट करनी है तो ये राइट पे क्लिक कर लेनी है, या इसे बॉटम करनी है या टॉप करनी है या मिडिल करनी है तो ये मिडिल पे टैप करते ही ये शेप इस सिलेक्ट एरिया के मिडिल हो चुकी है। यानी इस तरह से आप कंट्रोल आर टैप करके रूलर ऑन कर सकते हैं और एक सेपरेट एरिया सिलेक्ट करके इस मूव टूल की मदद से अपने शेप को अलाइन कर सकते हैं। और अब अगर आपको ये रूलर ऑफ करनी है तो फिर से कंट्रोल आर टैप कर लेनी है। तो कंट्रोल आर टैप करते ही रूलर ऑफ हो चुकी है। इसी तरह कंट्रोल डी टैप करके इस एरिया को भी अनसिलेक्ट कर लेनी है। तो कंट्रोल डी टैप करते ही ये एरिया अनसिलेक्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जाने लेयर के बारे में, शेप टूल के बारे में और मूव टूल के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, इसके सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे मार्किंग टूल के बारे में, लेसो टूल के बारे में, ग्रेडियंट टूल के बारे में और ये पाथ टूल के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप सीसी कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसके हर एक टूल में कई सारे टूल्स हैं। इसलिए अगर हम सारा टूल्स एक ही वीडियो में डिस्कस करने लगेंगे तो ये काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपको याद रखने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हम इस सॉफ्टवेयर को 3 से 4 पार्ट में पूरा करेंगे, जिससे आप इस सॉफ्टवेयर को काफी अच्छे से समझ सकेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी वर्क को बिल्कुल आसान और प्रोफेशनल तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए चलिए अब इस वीडियो को इसी के साथ एंड करता हूं और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर के सेकंड पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय।